हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को सीखेंगे अच्छी तरीके से। बेसिक से लेकर उस लेवल तक जाएंगे जहां तक आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस लेवल तक हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर आप बेसिक से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की या मतलब जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो और ये पूरी सीरीज। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स के साथ समझेंगे कि शेयर्स होते क्या हैं, किस तरीके से इशू होते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलो बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। बेसिक से ही उठाते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और अभी कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो जस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आराम से आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक के साथ कि एक्चुअली में शेयर्स इशू कौन करता है, शेयर्स होते क्या है, इन सब चीज़ों को। तो पहले आप शेयर्स के समझने से पहले समझो कंपनी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो शेयर्स इशू करने वाला है वो कंपनी ही करने वाली है शेयर्स इशू। ठीक है, तो कंपनी एक्चुअली में क्या होती है ये समझो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। एग्जाम्पल के एक मस्त केस स्टडी, एक मस्त एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में सारी चीजें आएंगी। मान लेते हैं एक बंदा है राहुल नाम का। ठीक है, एक बंदा है राहुल नाम का। वो क्या करता है, वो कुछ ग्रुप्स ऑफ लोगों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ मिलता है और एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है और फिर उसी बिजनेस को लॉ के अंडर यानी कंपनी एक्ट के अंदर एज अ कंपनी रजिस्टर करवा देता है। ठीक है, अब आप कहोगे एज अ कंपनी रजिस्टर करवा दिया, तो एक्चुअली में हमें कैसे पता चला कंपनी क्या होती है। तो देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जैसे हम और आप नेचुरल पर्सन हो गए, उसी तरीके से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती है। जैसे मेरे को रिलायंस से 100 रुपये लेने हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को रिलायंस से 100 रुपये लेने हैं, मेरे को एप्पल कंपनी से 100 रुपये लेने हैं, तो ये क्या मतलब एक साउंड कर रहा है जैसे कोई पर्सन हो। ठीक है, जैसे कोई पर्सन हो, तो पर्सन है बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, जिसे हमने लॉ के अंडर क्रिएट किया है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जैसे राहुल ने एक कंपनी बनाई, कंपनी कोई सी बना सकता है, जैसे आरपीडब्ल्यू। ठीक है, आरपीडब्ल्यू नाम की कंपनी बनाई राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा कि राहुल सेपरेट माना जाएगा और आरपीडब्ल्यू सेपरेट माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो राहुल की कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो वो बंदा आकर आरपीडब्ल्यू पे केस करेगा। अगर वो पिटीशन फाइल करेगा तो आरपीडब्ल्यू के नाम करेगा, राहुल को कुछ नहीं करेगा। हाँ, कंपनी के बिहाफ पे जाना तो राहुल को ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो राहुल के नाम का ही जाके राहुल के ऊपर ही केस कर देगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं रिलायंस कंपनी के ऊपर अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंप्लेन करना है, तो आप जाके रिलायंस कंपनी का नाम दोगे पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में। मुकेश अंबानी का नाम नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। ठीक है, ऑनर का बैंक अकाउंट सेपरेट होगा और कंपनी के बैंक अकाउंट सेपरेट होगा। अगर ऑनर कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालता है, तो फिर उसे इंटरेस्ट के साथ उसे वापस भी करना पड़ेगा, जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने 12th में पढ़ा था। ड्राइंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। ड्राइंग होता है जब हम अपने पर्सनल खर्चे के लिए जब पैसा निकालते हैं, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो अगर आप कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालोगे, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब कंपनी क्या करती है, ऑनर से पैसे लेती है एज ए कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पूंजी होती है। मतलब जब हम अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे स्टार्ट करने के लिए, जब ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो जब कंपनी उससे पैसे लेती है एज ए कैपिटल, तो वो भी उसे इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पढ़ा होगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, कल को अगर मैं लोन लेता हूँ, कल को अगर मतलब मेरी कंपनी लोन लेती है बैंक से और चुकाने में असमर्थ होती है, तो क्या होगा कि कंपनी के जितने एसेट्स है, कंपनी बिक जाएगी, कंपनी की जमीन बिक जाएंगी, सारी मशीनरीज बिक जाएंगी, सारे प्लांट्स बिक जाएंगे, लेकिन मेरे घर के सोफे बेड ये सब नहीं बिकने वाले। क्यों? क्योंकि हम दोनों सेपरेट है। समझ में आ गया होगा ये चीज। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी जहां है वहीं रहेगी, कंपनी अपने ऑपरेशंस को रन करती रहेगी। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो हो रही होगी। डजेंट मैटर कि उसका ऑनर कौन है।
ठीक है। ऑनर बदलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी से पहले धीरू भाई अंबानी थे, ठीक है, रिलायंस के। या जमशेद टाटा से रतन टाटा सर से पहले जमशेद जी टाटा थे, ठीक है। तो ये लोग बदलते रहे, ठीक है, ये लोग बदल रहे हैं बट कंपनी वही है। मालिक बदलते रहेंगे बट कंपनी वही है। जैसे आपके पापा ने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, आपके पापा रिटायर हो गए तो अब आप उस कंपनी के मालिक हो, फिर आप रिटायर हो गए, आपका बेटा उस कंपनी का मालिक होगा। तो कंपनी वही है, तब तक कंपनी बंद नहीं होगी, तब तक वो मतलब वैसे ही ऑपरेशंस को रन करती रहेगी। डजेंट मैटर कि कौन उसका ऑनर है, ठीक है। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब है एक कॉमन साइन जिससे कंपनी रिप्रेजेंट होती हो, ठीक है। वो एक साइन हो सकता है, वो एक सिग्नेचर हो सकता है, वो एक लोगो हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा कॉमन सील, एक ऐसा साइन जिससे पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कॉमन सील होती है। समझ में आया? अब मैं आपको समराइज करके बताता हूँ कि कंपनी क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती है, ठीक है, जो कि हम लॉ के अंडर बनाते हैं, इसे लॉ के अंडर से रजिस्टर करवाते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी अपने ऑनर से सेपरेट होती है। परपीचुअल सक्सेशन, ठीक है, और कॉमन सील। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंपनी के बारे में याद रखने हैं। और क्या बात है याद रखनी? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऑनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर वो जो मैंने लोन वाला एग्जांपल दिया था, कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। यानी कंपनी के नाम पे अगर कोई लोन है, कंपनी के नाम पे अगर कोई कर्जा है, तो कंपनी मतलब मेरे पर्सनल एसेट सेल नहीं किए जाएंगे, ठीक है, मेरे पर्सनल एसेट सेल नहीं किए जाएंगे। जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आपकी एक दुकान है, ठीक है, आपकी एक दुकान है, किराने की स्टोर है, किराना स्टोर है आपका, और आपने कहीं से लोन ले रखा है, तो बैंक वाले आएंगे, आपका दुकान भी बेचेंगे, आपके दुकान के प्रोडक्ट्स को भी रखेंगे, और आपके घर की भी चीज़ों को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि सोल प्रोपराइटरशिप में और पार्टनरशिप में, इन सब में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट क्या है? कंपनी आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम मेन कॉन्सेप्ट, जो कि है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर होता है हिस्सा। सीधी सीधी बात है, हिंदी में बताऊं मैं आपको, शेयर होता है हिस्सा, ठीक है। एक पिज्जा है, पिज्जा 200 रुपए का है, ठीक है, एक पिज्जा है 200 रुपए का है। आप शादी में आपने 4 कजन्स मिले, ठीक है, 50-50 रुपए मिलाया, एक 200 रुपए का पिज्जा मंगाया, ठीक है। 200 रुपए का पिज्जा मंगाया, तो इस पिज्जा के कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से होंगे, ठीक है। तो इस पिज्जा का जो 4 हिस्सा है, उसमें से आपका हिस्सा जो है वो आपका शेयर है, ठीक है। इसमें जो आपके भाई, बड़े भाई का हिस्सा है वो उनका शेयर है, जो छोटे भाई का हिस्सा है वो उनका शेयर है, जो बीच वाले का है वो उनका शेयर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्सा को मतलब शेयर को कहते हैं हिस्सा, ठीक है। अब इसी शेयर को जब हम बिजनेस से, जब हम कंपनी से रिलेट कर देते हैं, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, या कैपिटल क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हम पूंजी लगाते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने, मतलब जो हम पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, उसका छोटा हिस्सा होता है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्या? शेयर, ठीक है। जैसे अगर 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए पूरी कैपिटल है, 10 लाख रुपए पूरा कैपिटल है, कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 10 लाख रुपए को मान लो 100 लोगों ने अपने पैसे मिला मिला के इस 10 लाख रुपए को इकट्ठा किया है, तो वो लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। और उनका कुछ ना कुछ शेयर्स उसमें रहेगा, किसी का 10% रहेगा, यानी वो 10% मालिक है उस कंपनी का। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के मालिक ही होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे और मेरे भाई ने 100 रुपए का एक बिजनेस स्टार्ट किया है, 100 रुपए का एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैंने दिए हैं उसमें 20 रुपीज़ और मेरे भाई ने दिया है उसमें 80 रुपीज़। तो इसका मतलब 80% कंपनी का मालिक वो होगा और 20% कंपनी का मालिक ये होगा, मैं होऊंगा, ठीक है। तो शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं? शेयर कैपिटल, यानी जो भी हम शेयर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कैपिटल लगाते हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। हमारा हिस्सा होता है, बेसिकली हमने कितना इन्वेस्ट किया है, हम कितने प्रतिशत के मालिक हैं, ये हमारा शेयर होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर, कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। एक इक्विटी शेयर हो गया और एक प्रेफरेंस शेयर हो गया। अभी मैंने बताया कि इक्विटी शेयर्स को मालिक कहा जाता है, और प्रेफरेंस शेयर्स को भी, मतलब प्रेफरेंस शेयर को क्यों नहीं कहा जाता, मैं आपको बता दूं। देखो, इक्विटी शेयर्स का मतलब हो गया कि अगर मैंने पैसे लगाए हैं, अगर मैंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरा रिस्क हाई होगा,
ठीक है। मेरा रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होगा, यानी अगर कंपनी को कल को प्रॉफिट होता है तो कंपनी मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। समझ में आ रहा है? ज्यादा डिविडेंड पे कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि कंपनी में मैंने 10 रुपए लगाए, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, 10-10 रुपए सब 100 लोगों से ले लिया कंपनी ने, ठीक है। 100 लोगों से 10-10 रुपए ले लिया कंपनी ने, अब अपना बिजनेस रन करेगी, ठीक है। बिजनेस रन करने के बाद अगर उसे साल के एंड में प्रॉफिट होता है, ठीक है, ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी मुझे ज्यादा डिविडेंड पे करेगी। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को हम पे करते हैं, जो एक मतलब ऐसा समझ लो कि प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, ठीक है, वो होता है डिविडेंड। तो मुझे ज्यादा डिविडेंड पे करेगी, रेट ऑफ डिविडेंड मेरा प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होगा। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है? इनका जो रिटर्न होगा, इनका जो डिविडेंड होगा, इनका डिविडेंड होगा फिक्स्ड, इनका डिविडेंड फिक्स्ड होगा 10%, मान लेते हैं 10%, ठीक है। अब मैंने एक कंपनी में एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं मैंने, ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं। कंपनी को प्रॉफिट होता है 1 करोड़ का, ठीक है, कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट नॉर्मली होता है, तो ये मुझे 10% का डिविडेंड देती है, ठीक है। 10% डिविडेंड मुझे पे करती है हर महीने, हर साल, जो भी पीरियड आप होता है, ठीक है। तो 10% का डिविडेंड देती है। अब अगली साल कंपनी को 100 करोड़ का हो गया, अगली साल कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो रेट ऑफ डिविडेंड मेरा फिक्स्ड ही रहने वाला है, यानी 10% का ही मुझे डिविडेंड मिलने वाला है। तो 100 करोड़ का जो 10% होगा वो मुझे पे कर दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ये नहीं होगा। अगर कंपनी 1 करोड़ कमा रही है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% दे रही है, तो अगले साल 100 करोड़ कमाने के बाद वो जो प्रतिशत है उनका, वो जो परसेंटेज है वो बढ़ भी सकता है, रेट ऑफ डिविडेंड वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एक और डिफरेंस होता है इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं तो उन पूरी हाई रिस्क पे लगाते हैं। पैसा डूबा तो उनका भी पैसा गया, कोई चांस नहीं होता कि उनका पैसा वापस किया जाएगा अगले साल या पिछले साल, कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि मैंने मान लो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ, मैंने पैसा लगाया, ठीक है, और वो पैसे डूब गए, तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी लॉस के बावजूद आपको पैसे देगी। कहाँ से देगी? कर्जा तो नहीं उठाएगी, ठीक है। ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। मान लो 2024 में मैंने जो पैसे लगाए थे, कंपनी को लॉस हुआ और मेरे पैसे डूब गए, ठीक है। तो इस साल भले ही मुझे पैसे ना मिले, ठीक है, इस साल भले ही मेरे को डिविडेंड ना मिले, बट वो डिविडेंड मेरे को अगले साल मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ? इसीलिए कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी को पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है। अभी हम क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज है, ये जो बेसिक चीज है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक बार पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आप एक तरीके से टाइप्स ऑफ समझ लो प्रेफरेंस शेयर कि किस किस टाइप के होते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको, अगर कंपनी को इस साल लॉस हुआ है, 2024 में कंपनी को मान लो लॉस हुआ है और डिविडेंड नहीं पे किया गया शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया गया ड्यू टू द लॉस, ठीक है। तो क्या होगा, इनका जो डिविडेंड है वो 2025 में दे दिया जाएगा, यानी 2025 वाला भी दिया जा रहा है और 2024 यानी पिछले साल वाला डिविडेंड भी इनको अब पे किया जा रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड रहने वाला है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। और नॉन क्यूमुलेटिव उसी का उल्टा होता है, यानी इनको घंटा भी कुछ नहीं मिलता। अगर ये इस साल लॉस हुआ तो फिर आपका पैसा गया, आपको अगले साल पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव शेयर वो होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिनको पिछले साल के लॉस का पैसा इस साल मिल सकता है और इस साल का भी मिलेगा, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन होते हैं? पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो गया, जैसे देखो एक और चीज है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो सबसे पहले जो डिविडेंड बांटा जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। लेकिन अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने के बाद भी अगर किसी तरीके का प्रॉफिट का कोई हिस्सा बच जाता है,
प्रॉफिट का कोई हिस्सा बच जाता है। तो पार्टिसिपेटिंग वाले जो होंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो इसमें ये जो हिस्सा बचा है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटा गया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा गया, फिर भी कोई पैसा बचता है तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें मिलेगा, जो भी हो। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका जस्ट उल्टा, वो नहीं कर सकते, बात साफ है। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, इसका मतलब क्या होता है, जो कन्वर्टिबल होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं कन्वर्ट, इक्विटी शेयर्स में नॉन कन्वर्टेबल नहीं हो सकते, बात साफ। ठीक है, रिडीमेबल एंड नॉन इरिडीमेबल होगा यहाँ पे, नॉन नहीं होगा, इरिडीमेबल शेयर्स। ठीक है, रिडीम का मतलब क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं एड्स जो आपने फालतू एप्स के देखे होंगे कि रिडीम कर लो, पैसे विड्रॉ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, रिडीम का मतलब होता है कि मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स किसी का खरीद कर, ठीक है, किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद कर और मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन गया, उनको पैसे दे दिए मैंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं ये शेयर होल्डर का जो पद है वो छोड़ दूं। ठीक है, अब मैं अपना उनका शेयर वापस कर दूं और मैं अपना पूरा पैसा सेटलमेंट से ले लूं। ठीक है, तो इसी चीज को रिडीम कहते हैं कि जब कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर ले लेती है वापस और पैसे उनको दे देती है, रिडीम कहती है। ठीक है, और इरिडीमेबल इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ऐसे फॉर्मल वे में पढ़ लेते हैं। अभी जितनी चीजें हमने आसान भाषा में समझी उसी चीजों को पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की बात करें, डिविडेंड इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मैंने बताया आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले इनको डिविडेंड पे कर दिया जाता है। वहीं इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाता है, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड इसमें फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर। इसमें डायरेक्टर तय करते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड इस बार कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जितना हुआ है उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए। ठीक है, इट मे बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, और वो भी कौन से वाले, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इसे आप प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर रिडीमेबल, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रिडीम हो सकते हैं कुछ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स जो है वो रिडीम नहीं हो सकते। आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन आप कहीं भी ये नहीं पढ़ोगे रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि कंपनीज में बाय बैक कर लेती है, अपने ही शेयर्स को वापस खरीद लेती है। ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये समझ लो कि वापस अपने शेयर्स को वो कंपनी खरीद लेती है तो उसे हम बाय बैक कहते हैं। ठीक है, इनको वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी इनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, वरना इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, और इनको अब ये तो मालिक ही होते हैं ना। अब आप ही सोचो, आपने अगर पैसा लगा रखा है और आपका रिस्क भी हाई है, आपको रेट ऑफ, अगर आप पैसे जाएंगे तो आपके भी जाएंगे। ठीक है, तो आपको भाई वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए ना। अब आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह है नहीं कि हाँ मतलब फिक्स्ड एक इनकम आई जा रही है, या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह कि इस साल लॉस हुआ तो मुझे अगले साल मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब समझते हैं, शेयर्स समझ लिया हमने, कंपनी समझ ली, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स सब समझ लिया। अब समझते हैं कि ये फंडा क्या है, इशू करने का फंडा क्या है, क्या शेयर्स को इशू करने का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है, शेयर्स, अब कंपनी जो है, कंपनी को मान लो 10 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। पहली बात तो पब्लिक कंपनी ही शेयर्स इशू कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। कंपनी पब्लिक ही शेयर कर, मतलब पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है इंडिया के अंदर। ठीक है, और इनकी जो लिमिट लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसीलिए प्राइवेट जो भी पब्लिक कंपनीज होती है जो शेयर इशू करती है, उनके लास्ट में आपने LTD लिखा हुआ देखा होगा, जिसमें लिमिटेड का मतलब वही लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, अब 10 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 5 करोड़ जो बच गए, 5 करोड़ जो बचे हैं वो कहां से जुगाड़ करेगी कंपनी। अब उस कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू करेगी, शेयर इशू करने वाली है कंपनी। ठीक है, मान लो
5 करोड़ 10 रुपए। ठीक है, एक शेयर जो कितने का बेचेगी, 10 रुपए का बेचेगी और 5 करोड़ रुपए से चाहिए। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, यानी कितना चाहिए पैसा, कितना पैसा चाहिए उतना, और एक शेयर कितने का है, उससे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने शेयर हमें इशू करने हैं वो निकल कर आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे तो फिर हमारा 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारे कितने हो गए, 50 लाख रुपए। ठीक है, तो 50 लाख रुपए जब हम 50 लाख शेयर्स जब हम इशू करेंगे 10 रुपए का एक, तो हमारे पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी फिर शेयर इशू कर देती है। ठीक है, कंपनी फिर न्यूज़पेपर में, फिर कंपनी मैगजीन्स में कंपनी एडवर्टीजमेंट चलाती है कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। ठीक है, आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है एक मेन्यू की तरह, मतलब मेन्यू की तरह का मतलब क्या है कि जैसे आप होटल में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पे एक मेन्यू मिलता है जिसमें होटल के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वहाँ पे क्या खाना मिलेगा, क्या डिशेज मिलेगी, सब कुछ लिखा होता है। तो उसी तरीके से जब कंपनी प्रोस्पेक्टस लागू करती है, प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है, तो शेयर्स के बारे में सारी जानकारियाँ लिखी होती है, कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ उसमें दिए होते हैं, ताकि शेयर होल्डर से कुछ भी छुपा ना रहे। अगर आप शेयर होल्डर से ही छुपाने लगोगे तो याद रखो वही आपके कंपनी के जो बैकबोन की तरह काम करने वाले, वही आपको पैसा देने वाले। तो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बिल्डअप होगी, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब शेयर कैपिटल कंपनी के किस किस टाइप के होते हैं ये समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी लाइफ में, मतलब मान लो एक कंपनी को 10 साल जीना है, 2010 से लेकर 2020 तक। ठीक है, या जब भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, एक कंपनी कितने शेयर से कितने रुपए इकट्ठा कर सकती है, वो होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल टोटल। मान लो अगर एक कंपनी है, मान लो टाटा कंपनी है, वो जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में 10 करोड़ शेयर्स इशू कर सकती है। तो वो जो शेयर कैपिटल होता है, वो जो शेयर्स होते हैं, वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, इशू। अब इशू शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल जो हमने इशू किए हैं, अब इसी 10 करोड़ में से मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिया इसी साल, तो ये हो गए इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कितनों के लिए एप्लीकेशन आई है, कितनों के लिए हमारे पास ऑर्डर आया है, कितने लोग लेना चाहते हैं। सीधी सीधी भाषा में बताओ, कितने लोग लेना चाहते हैं हमारा शेयर कैपिटल, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, ये सब कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप और पेड अप। कॉल्ड अप और पेड अप के लिए पहले एक चीज समझ लो, कुछ इंस्टॉलमेंट होते हैं जिसमें हम शेयर इशू करते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब ये फाइनल कॉल इसीलिए है यहाँ पर, जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक कॉल आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड चल जाएगा, पर फिर भी थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। आपके जो सिलेबस में आ सकता है, आपके जो पेपर में आ सकता है, सेकंड कॉल तक ही आ सकता है, वरना फिर आगे नहीं आएगा। आएगा तब भी ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन पे मान लो 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपए जमा कराए। एक बंदा आया एप्लीकेशन पे, उसने 2 रुपए जमा कराए। ठीक है, एप्लीकेशन कब जमा होता है, जैसे मान लो एक कंपनी का शेयर मैंने देखा मोबाइल पे और मैं गया वहां पर उस कंपनी के शेयर्स को बुक करने के लिए कि ये मेरे नाम के हैं या मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो मैं वहां पर एक एप्लीकेशन मनी जमा करके आऊंगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, मैं गया वहां पे, मैं खुद गया हूं वहां पे, मुझे एप्लीकेशन पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बस प्रोस्पेक्टस लागू किया और मैं गया हूं वहां पे। ये चीज याद रखना, ये जो लाइन में बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या होता है, जब शेयर अलॉट किए जाते हैं, उस समय पे मैं गया और मैंने बोला मैं मतलब इतने शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन मनी है, आप फिर अब देख लेना। ठीक है, तो जब मेरे को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है मैं 100 शेयर्स बोल के आया हूँ कि मैं 100 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, ये 100 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रख लो। ठीक है, अब अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 80 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो अलॉटमेंट ये हो गया। फर्स्ट कॉल, अब भाई आपने थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे दिया, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट पे दिया, और भी तो पैसे देने हैं ना आपको, तो कंपनी पहले आपको फर्स्ट कॉल पे बुलाएगी। पहले आपको जब बुलाएगी तो उसे फर्स्ट कॉल कहते हैं।
ठीक है, कंपनी की तरफ से होगा। पहले अलॉटमेंट के लिए बुलाएगी, फिर फर्स्ट कॉल के लिए बुलाएगी, फिर सेकंड कॉल के लिए बुलाएगी, फिर थर्ड कॉल के लिए बुलाएगी। जितना हो सके कंपनी की कैपेसिटी वो बुलाएगी, जब तक वो वापस ना ले ले। ठीक है, तो ये है मान लो 5 रुपए का, और ये है मान लो 5 रुपए का। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल का डिफरेंस समझना। कॉल्ड अप का मतलब है कितने के लिए कंपनी ने आपको बुलाया है। ठीक है, कितने रुपए मंगवाए हैं। मान लो कंपनी ने आपसे भाई 5 रुपए भी मंगवा लिया, और कंपनी ने आपसे मतलब फर्स्ट कॉल भी मंगवा लिया, सेकंड कॉल भी मंगवा लिया, तो ये है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल होता है भाई आपने दिए कितने हैं, आपने दिए कितने हैं ये मैटर करता है। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाए, आपने अपने दोस्त को कॉल लगाया, आपने उससे बोला कि 100 रुपये लेके आ जाइए। ठीक है, 100 रुपये लेके आ जाइए, तो वो कॉल्ड अप में चला गया। आपने मंगवाए कितने, और वो लेके आया 50 रुपये, वो 50 रुपये आ गया पेड अप में। उसने दिए कितने, वो लाया कितने एक्चुअली में। तो ये है डिफरेंस कॉल्ड अप का और पेड अप का। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। बड़े ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने। अब सारी बातों को हटा के अब जितनी थ्योरी है वो वीडियो के लास्ट के लिए रखेंगे। मतलब ये चैप्टर जब हम सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उतने, अब ये बेसिक चीज़ें थी जो समझाना जरूरी था, वो समझा दिया मैंने आपको। अब चलते हैं एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, जब हम एंट्रीज समझेंगे और मतलब एंट्री करेंगे तब हम न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक है, आपके एग्जाम के लिए एंट्री ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं एंट्री, और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 1 के लिए इतना ही रहने देंगे आज के लिए। ठीक है, वाइट कलर यूज़ कर लिया है पेन के लिए, तो क्योंकि रेड कलर जो था वो थोड़ा डिम लग रहा था ब्लैक कलर के सामने, दोनों सेम डार्क डार्क हो जा रहे थे। ठीक है, अब मैंने ब्राइट कलर ले लिया। तो एग्जाम्पल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, और कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर। ठीक है, याद रखना 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने इशू की है 10,000 शेयर, यानी कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है, मतलब एप्लीकेशन पे देने हैं 5 रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट पे देने हैं 3 रुपए, नहीं सॉरी 2 रुपए कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल पे देने हैं 2 रुपए। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब इसके बाद कंपनी ने 1 रुपए नहीं मंगाए, वो है 1 रुपए। टोटल मिला के कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो गए, 10 रुपए हो गए। याद रखना ये जो प्राइस होता है इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का ही ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर। ये मैंने ब्रेकडाउन जो किया है ये फेस वैल्यू का ही किया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें कितने का शेयर्स इशू करने हैं, वो 10,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अलॉटमेंट का अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बाकी जो है वो सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एंट्री के साथ, जो कि है एप्लीकेशन की एंट्री। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा का मतलब कि समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से चला गया, या स्पीड ज़्यादा हो गई मेरे, तो एक बार कमेंट में बता देना, और फीडबैक शेयर कर देना आपका कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करूँ तो ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस लागू किया। ठीक है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस लागू किया, तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस देख के, कंपनी की एडवर्टीजमेंट देख के आप गए हो कंपनी के पास, आप गए हो कंपनी के पास, कंपनी ने बुलाया नहीं है, कंपनी ने आपको बुलाया नहीं है, उस समय पे कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपने जाके तुरंत एप्लीकेशन मनी जमा करा दिया। तो जैसे ही जमा कराया एप्लीकेशन मनी डायरेक्ट, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराया है, तो बैंक अकाउंट में जमा कराओगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट आपका। मान लेते हैं आपके घर में एक हिसाब की जो डायरी होगी उसमें ऐसा लिखा जाता होगा कि भाई फलाना ने मेरे इतने रुपए लिए हैं, इतने रुपए लिए हैं और इस काम के लिए लिए हैं, ऐसा लिखा जाता है ना, फलाना ने इतने रुपए लिए हैं मेरे इस काम के लिए लिए हैं। ठीक है, या इस चीज के लिए मेरे को पैसे दिए गए हैं, भाई मैंने उससे 10,000 रुपए लिए हैं, मैंने इस चीज के लिए पैसे लिए हैं, लिखा जाता है। तो कंपनी भी देखो यहाँ पर क्या कर रही है, आसान भाषा में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज। बैंक अकाउंट यहाँ पे वो पैसा जमा करा के गया, तो कंपनी कह रही है कि बैंक अकाउंट पे पैसा जमा करा के गया है, तो किस चीज के लिए करा के गया है, तो कौन से इंस्टॉलमेंट के लिए, एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है,
एप्लीकेशन अकाउंट 10 रुपए का एक है, मतलब सॉरी 5 रुपए का है एप्लीकेशन पे और 10,000 शेयर है, तो 50,000। 50,000 कैसे हुआ ये? 5 इंटू 10,000। ठीक है, समझ में आया? मैं गया प्रोस्पेक्टस देख के, मैंने बैंक अकाउंट में जाके पैसे जमा करा दिया, उस समय पे कंपनी ने मुझे कॉल करके नहीं बुलाया, तो ये मैंने पहली ही एंट्री यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। याद रखना, एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री पेमेंट की एंट्री हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो एंट्री होती है वो ड्यू की एंट्री होती है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन को, अच्छा कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ही तो चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, उस शेयर एप्लीकेशन की मनी को उठाकर शेयर कैपिटल में ठूस देगी, करेगी ऐसा, शेयर कैपिटल में डाल देगी। तो इसकी एंट्री ले लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मेरे कंपनी को पैसे मिले, बैंक अकाउंट बढ़ गया, डेबिट हो गया। किस इंस्टॉलमेंट पे देके गया है भाई? एप्लीकेशन पे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब उसी शेयर एप्लीकेशन को मैंने उठाया उसमें से पैसा और शेयर कैपिटल में ठूस दिया, तो ये हो गई हमारी एंट्री पूरी। ठीक है, तो वही सेम अमाउंट ही आएगा भाई, जितना पैसा वो देके गया है हमने उतना ही तो रखा है, ये हो गए 50,000 रुपए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया एप्लीकेशन की एंट्री आपको। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब करते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट एंट्री। एक सेकेंड, ये थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो अलॉटमेंट में क्या होगा, आप एप्लीकेशन मनी जमा करा के जा चुके हो, अलॉटमेंट की बारी आई, कंपनी ने आपको कॉल किया, हाँ भाई तेरे को इतने अलॉट हुए हैं शेयर्स, आ और अलॉटमेंट के पैसे देकर चले जा। कंपनी ने कॉल किया है, कंपनी ने कॉल किया है, तो कॉल की एंट्री याद रखना हमेशा, ड्यू की एंट्री कहते हैं वैसे तो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी जब कॉल करके बुलाएगी तो इसकी क्या एंट्री होगी, ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है, ये थोड़ी राइटिंग बिगड़ गई अभी। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट और ये हमारा क्रेडिट हो गया। कितने रुपए से? अलॉटमेंट का पैसा कितना था? अलॉटमेंट का पैसा था हमारे पास 2 रुपए। ठीक है, तो 2 इंटू 10,000 शेयर इशू किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। ठीक है, अब उस बंदे को बुलाया है तो बंदा आएगा, और बंदा आएगा तो पैसे जमा करा के जाएगा, और जब भी पैसे जमा करा के जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो कौन से इंस्टॉलमेंट पे पैसे देके गया है ये भी लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, टू शेयर, कौन से इंस्टॉलमेंट पे देके गया है? अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री बस थोड़ी उल्टी होती है, पहले पेमेंट हो जाता है फिर ड्यू की एंट्री, बाकी सब में वो क्या होता है, पहले ड्यू की एंट्री फिर पेमेंट होता है। ठीक है, सेम अमाउंट 20,000 रुपए, यहाँ पे भी 20,000 रुपए। ठीक है, ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी, 2 ही एंट्री होगी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी, याद रखना। ठीक है, आगे जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो आगे सीखेंगे, बट अभी के लिए 2 एंट्री होगी। ठीक है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल बता रहा हूं, सेकंड कॉल आप खुद समझ जाओगे, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट कॉल की बारी आई, कंपनी ने फिर कॉल किया बंदे को, भाई तेरी फर्स्ट कॉल की बारी आ चुकी है, आज जो डेट है आपके इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट कॉल की डेट है। ठीक है, कंपनी ने फिर कॉल किया है, कॉल किया है, कॉल की एंट्री क्या होगी? सेम यही होने वाली है, बस नाम चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 2 रुपए का था वो, 20,000 रुपए। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बुलाने की एंट्री यही होने वाली है, 20,000 रुपए। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो बंदा आया, फिर से उस बंदे ने पैसे जमा कराया, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और किस इंस्टॉलमेंट पे देके गया है? फर्स्ट कॉल पे देके गया है। तो बंदा आया तो बंदे की कदर करनी पड़ेगी, और यहां पे मैं लिख दूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, अलॉटमेंट की एंट्री समझ में आई,
फर्स्ट कॉल की एंट्री समझ में आई। इसी तरीके से सेकंड कॉल की एंट्री होगी, सेकंड कॉल के लिए बुलाएगा, कॉल की एंट्री पहली हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर पैसा देने आएगा बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक एंट्रीज थी जो मैंने आपको अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कुछ बेसिक्स इस वीडियो में कवर कराए हैं, कुछ बेसिक एंट्रीज इस वीडियो में कवर कराई। कुछ भी छूट जाएगा, अगर इसमें भी कुछ छूट गया होगा, नहीं छूटा वैसे तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आपके लिए जितना चाहिए था उतना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। हाँ, याद रखना आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, वो हम सीख लेंगे आगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आप सीरीज को फॉलो करते रहना, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा है आज मैं आपको बता दूं। आपने कुछ बेसिक सीखा कि कंपनी क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री सीखी, शेयर कैपिटल कितने तरीके के होते हैं ये सीखी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, लंबी वीडियो नहीं करनी है, पार्ट बाई पार्ट बनानी है, पूरी सीरीज बनेगी, टेंशन मत लेना। प्लीज आई वो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में दे जाएं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको रिवीजन कर लेना है जितनी भी है, ठीक है। वीडियो जो नेक्स्ट होगी उसमें हम फिर आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।